आप सभी लोगों को नमस्कार। आयुष यात्रा क्राइम चैनल आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता है। विधवा सही पर रखेल नहीं, ये कहानी है लखिया और कलुआ की। कलुआ जब मर जाता है तो लखिया जो होती है वह बेबस और लाचार हो जाती है। लखिया बहुत ही खूबसूरत थी और जब वह बेबस और लाचार हो जाती है, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है, वही उसके साथ भी हुआ। वह अपनी मजबूरी एक ब्लॉक के अधिकारी को सुनाती है। जब विकासखंड जब अधिकारी को जो अपनी मजबूरी को जब सुनाती है, बताती है, तो वह उसके तरफ निहारता है और निहारने के बाद उसके सामने जिस्म के साथ सौदा करता है। लखिया के सामने कोई रास्ता नहीं बचा था, लेकिन लखिया मजबूर थी, बेबस थी, पर वह लाचार नहीं थी। होता क्या है, आइए समझते हैं इस कहानी को। लखिया ठीक ढंग से खिली भी नहीं थी कि वह मुरझा जाती है। उसे क्या पता था कि 2 साल पहले जिससे उसकी शादी होनी है, अग्नि को साक्षी मानकर जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया था, वह इतनी जल्दी छोड़कर उसे चला जाएगा। शादी के बाद लखिया कितनी खुश थी, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। पति कलुआ उसे जी जान से प्यार करता था, वह उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। वह खुद दिन भर हाथ तोड़ मेहनत करता था, लेकिन लखिया पर खरोच भी नहीं आने देता था। मोहल्ले वाले लखिया की एक झलक पाने के लिए तरसते थे। वह इस फिराक में रहते थे कि लखिया को एक झलक देख लिया जाए। लखिया इतनी ज्यादा खूबसूरत थी, पर लखिया की यह खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है। कलुआ खेत में काम कर रहा था और काम करने के दौरान वहीं पर उसे जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। बेचारी लखिया विधवा की जिंदगी जीने को मजबूर हो गई, क्योंकि कलुआ तोहफे के रूप में अपना एक वारिस छोड़ गया था। किसी तरह कर्ज लेकर लखिया ने पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया था, लेकिन कर्ज चुकाने की बात सोचकर वह सिहर उठती थी। इधर भूख की तड़प का भी उसे एहसास होने लगा था। जब भूख से बिलखते बच्चे को रोने की आवाज लखिया के कानों से टकराती थी तो उसके सीने में दर्द उठती थी, पर वह करती तो भी तो क्या करती, उसके सामने कोई ऑप्शन नहीं था। जिस लखिया की एक झलक देखने के लिए मोहल्ले वाले तरसते थे, वही लखिया अब मजदूरों के झुंड में काम करने लगी थी। गांव के मनचले लड़कों जो थे वह छीटाकसी भी करते थे, लेकिन उन सबको अनदेखा करके लखिया अपने को कोसती थी और चुपचाप रह जाती थी। एक दिन गांव के सरपंच ने कहा कि बेटी लखिया, बीडीओ के दफ्तर से कलुआ को मरने पर तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। मैंने सारा काम करा दिया है, तुम कल बीडीओ साहब से मिल लेना। इस बात को सुनती है लखिया और अगले दिन लखिया ने बीडीओ साहब के दफ्तर जाती है और बीडीओ साहब को अपना मजबूरी और पूरा दुखड़ा सुनाती है। बीडीओ साहब ने पूरी बातों को धैर्य से सुना और सुनने के बाद पहले तो लखिया को ऊपर से नीचे तक घूरा। उसके बाद अपनापन दिखाते हुए उन्होंने खुद ही फॉर्म भरकर और उस पर लखिया के अंगूठे का निशान लगवाया और 1 हफ्ते बाद दोबारा मिलने को कहा। लखिया बहुत खुश हुई और
मन ही मन सरपंच और बीडीओ साहब को धन्यवाद दे रही थी कि किसी भी तरीके से बीडीओ साहब और सरपंच ने मेरी मदद कर रहे हैं। एक हफ्ते बाद लखिया अपने मनों में उम्मीद लेकर और बीडीओ साहब के दफ्तर पहुंच जाती है। बीडीओ साहब ने लखिया को अदब से कुर्सी पर बैठने को कहते हैं, पर लखिया शर्माते हुए कहती है, नहीं साहब, मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगी, ऐसे ही मैं ठीक हूं। बीडीओ साहब ने लखिया का हाथ पकड़कर और कुर्सी पर बैठाते हुए कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि अब सामाजिक न्याय की सरकार चल रही है और अब केवल गरीब ही कुर्सी पर बैठेंगे। मेरी तरफ देखो, मैं भी तुम्हारी तरह गरीब ही हूं। ऐसा बीडीओ साहब ने कहा लखिया से। कुर्सी पर बैठी लखिया के चेहरे पर एक अलग चमक थी। उसकी सारी उम्मीदें जाग रही थी या सोच रही थी कि आज उसे पैसे मिल जाएंगे। उधर बीडीओ साहब काम में उलझे होने का नाटक करने लगते हैं। तिरछी नजरों से लखिया का गठा हुआ बदन देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे। बीडीओ साहब के मन में कुछ और ही चल रहा था। तकरीबन 1 घंटे बाद बीडीओ साहब बोले, तुम्हारा सब काम तो हो गया है, बैंक से चेक भी आ गया है, लेकिन यहाँ का जो विधायक है वह 1 नंबर का घूसखोर है। वह कमीशन मांग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं कल तुम्हारे घर पर आऊँगा और वहीं पर अकेले में आकर तुम्हें पैसे दे दूंगा। ऐसा बीडीओ साहब ने कहा लखिया से। लखिया थोड़ी नाउम्मीद तो जरूर हुई, फिर भी बोली, ठीक है साहब, कल आप जरूर आइएगा और कल मैं आपका इंतजार करूंगी। इतना कहकर लखिया मुस्कुराते हुए बाहर निकल जाती है। आज लखिया ने अपने घर की अच्छी तरीके से साफ सफाई कर रखी थी। अपने टूटे फूटे कमरे को भी सलीके से सजा कर रखा था। वह सोच रही थी कि इतने बड़े हाकिम हैं, आज उसके घर पर आने वाले हैं, इसीलिए चाय नाश्ता का भी इंतजाम कर लिया था। ठंडा का मौसम था, लोग खेतों में काम कर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। बीडीओ साहब दोपहर ठीक 12 बजे लखिया के घर पर पहुंच जाते हैं। लखिया ने बड़े अदब से बीडीओ साहब को बैठाया। आज उसने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे, जिसके कारण वह काफी खूबसूरत भी लग रही थी। आप बैठिए साहब, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूं, लखिया ने ये बात मुस्कुराते हुए कहा। बीडीओ साहब ने कहा, अरे नहीं, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी खाना खाकर आ रहा हूं। मना करने के बावजूद भी लखिया चाय बनाने अंदर चली जाती है। उधर लखिया को देखते ही बीडीओ साहब अपने होशो हवास खो बैठे थे। अब वो इसी ताक में थे कि अब लखिया को अपनी बाहों में समेट लूंगा, और तभी ऐसा करने के लिए बीडीओ साहब ने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही दरवाजा बंद किया, उधर लखिया चाय लेकर आ जाती है, लेकिन बीडीओ साहब ने चाय का प्याला लेकर मेज पर रख दिया। लखिया को अपनी बाहों में ऐसे जकड़ा कि लाख कोशिशें के बावजूद भी वह उनकी पकड़ से छूट ना पाई, और बीडीओ साहब ने लखिया के साथ और उसके अन्य जगहों पर हाथ लगाने लगते हैं। बीडीओ साहब ने प्यार से उसके बाल सहलाते हुए कहा कि देख लखिया, अगर इनकार करेगी तो बदनामी तेरी ही होगी। लोग यही कहेंगे कि लखिया ने विधवा होने का नाजायज फायदा उठाने के लिए बीडीओ साहब को फंसाया है। अगर चुप रही तो मैं तुझे रानी बना दूंगा, ऐसा बीडीओ साहब ने लखिया से कहा। लेकिन लखिया
जिससे ही लेकिन लखिया जैसे ही इस बात को बीडीओ साहब के मुंह से सुनती है, वह बिफर जाती है और बीडीओ साहब के चंगुल से छूटते ही बोली, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं 10,000 रुपए में बिक जाऊंगी, इससे तो अच्छा है कि मैं भीख मांगकर कलुआ की विधवा कहलाना पसंद करूंगी, लेकिन रानी बनकर तुम्हारी रखेल नहीं बनूंगी। लखिया के इस रूखे बर्ताव से बीडीओ साहब का सारा नशा काफूर हो जाता है। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि लखिया इतना हंगामा खड़ा करेगी, या वो हाथ जोड़कर लखिया से चुप होने की प्रार्थना करने लगते हैं। लखिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि तुम जल्दी यहां से भाग जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगी। घबराए हुए बीडीओ साहब ने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और तुरंत वहां से तरीके से बीडीओ साहब अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। किसी से भी मदद मांगना भी एक जुर्म है क्या? फिलहाल इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को हैरान परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क जागरूक एवं आगाह करता है। इस बढ़ते हुए क्राइम की दुनिया में सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और देखते रहिए इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल। ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक न्यू रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।